नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है प्रयागराज के महाकुंभ में स्नान करती महिला का पांव फिसला और जैसे ही वह गंगा में बहने वाली थी, एक साधु ने हाथ पकड़कर खींच लिया। लेकिन जब उस महिला ने उस साधु का चेहरा देखा तो उसकी चीख निकल गई और वह साधु हड़बड़ाकर भागने लगा। आखिर कौन था वह साधु? आइए जानते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्रयागराज के महाकुंभ में एक बुजुर्ग महिला घाट पर बैठकर स्नान कर रही थी कि तभी उसका पैर फिसल गया। ईश्वर की कृपा रही और एक अघोरी बाबा ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लिया। लेकिन उस बाबा का चेहरा देखते ही वह बुजुर्ग महिला चीख उठी। आखिर कौन था वह बाबा? आइए जानते हैं। इसके लिए हमें चलना होगा कुछ समय पहले। यह बात आज से 7 साल पहले की है, जब महोबा जी अपने बेटे, पति और बेटी के साथ राजी खुशी अपने परिवार में रहा करती थीं। महोबा जी के पति माखनलाल जी एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर कार्यरत थे और उनके सास ससुर की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। और जब से माखनलाल जी की नौकरी मैनेजर की पोस्ट पर लगी, तब से उनके प्रमोशन के साथ उनके कार्यस्थल को भी बदल दिया गया और सभी शहर आकर काम करने लगे थे। कुछ समय तक तो महोबा जी अपने बच्चों को लेकर गांव में रहीं और इधर माखनलाल जी अपना काम कर रहे थे। लेकिन कुछ वर्षों तक ऐसे ही काम करते रहने के बाद माखनलाल जी ने शहर में ही अपना घर ले लिया था और उस छोटे से घर में हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगे। गांव से अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को लेकर अब वे शहर में ही आ गए थे और स्थायी रूप से वहीं रहने लगे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब उन्होंने शहर से ही करवाई। शहर में आकर उनके बच्चों ने अपनी अपनी इच्छा के अनुसार आगे की पढ़ाई पूरी की। गांव में पढ़ाई के लिए जो सुख सुविधा उन्हें नहीं मिल पाती, वे सभी सुख सुविधा उन्हें यहाँ शहर में अपने बच्चों को उन्होंने दिलाई। और माखनलाल जी के बच्चे वरुण और सृष्टि दोनों ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। लेकिन सृष्टि वरुण से भी ज़्यादा पढ़ाई में और ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि वरुण का दिमाग इधर उधर की बातों में बहुत रहता था। अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना, मस्ती मजाक करना, और इन सब के चलते वह पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर था। ऐसा तो नहीं था कि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था, बस सृष्टि के मुकाबले वह हमेशा कम ही नंबर लेकर आता था। लेकिन बड़ा होने के नाते उसने कभी भी इस बात को सीरियसली नहीं लिया और जब भी उसके माँ बाप उसे कहते कि तेरी बहन पढ़ाई में इतनी अच्छी है, तू क्यों नहीं हो जाता इतना अच्छा, तो वह भी बड़ा खुश होकर कहता, अरे पापा, अच्छी क्यों नहीं होगी? आखिर बहन किसकी है? मेरी बहन है, तो पढ़ाई में तो अच्छी होगी ही और हर चीज़ में अच्छी होगी। जैसे कि मैं अपनी क्लास में सबसे अच्छा स्कोर करता हूँ, सबसे अच्छा परफॉर्म करता हूँ, बिल्कुल वैसे ही मेरी बहन अपनी क्लास में सबसे अच्छी है। अपनी बातों के जाल में अपने ही माँ बाप को फंसा लेता और फिर वे बेचारे दोनों भी उसे कुछ न कह पाते और बस हंसकर टाल दिया करते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और उनके बच्चे बड़े होते रहे। वरुण का शुरू से ही सपना था कि वह अपने पिताजी की तरह नौकरी नहीं करेगा, बल्कि कोई बिजनेस करेगा और अपना नाम कमाएगा। इसके लिए उसने मेहनत करनी भी शुरू कर दी। जैसे ही उसकी पढ़ाई पूरी हुई और वह ग्रेजुएशन करने लगा, उसने किसी एक बिजनेस के बारे में सोचना शुरू कर दिया और इधर
इधर सृष्टि भी बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करने लगी, क्योंकि उसने भी सोच ही रखा था कि वह अपने भाई का हाथ बटाएगी। और क्योंकि माखनलाल जी भी काफ़ी पढ़े लिखे और काफ़ी सामाजिक व्यक्ति थे, इसीलिए वह भी अपने बच्चों का हर चीज़ में साथ दिया करते थे। यहाँ तक कि महोबा जी ने भी अपने बच्चों को कभी किसी काम के लिए नहीं रोका और उनके बच्चों ने भी हमेशा उनकी बातों का मान रखा। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। महोबा जी, जो कि एक गृहिणी थीं, उन्होंने अपने घर परिवार को बहुत अच्छे से संभाल रखा था और इधर उनके दोनों बच्चे अपनी पढ़ाई में पूरा मन लगाकर पढ़ाई करने लगे और अपने भविष्य को संवारने में लगे हुए थे। और उधर माखनलाल जी भी दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए पैसे कमाया करते। ऐसे ही दिन बीतते रहे। देखते ही देखते अब वरुण की ग्रेजुएशन पूरी हो गई और इस ग्रेजुएशन के साथ साथ वरुण ने ऑनलाइन एक कोर्स भी कर लिया, जिसके माध्यम से उसने बिजनेस की शुरुआत से लेकर अंत तक के उतार चढ़ाव सब देखे और सीखे थे। किन परिस्थितियों में उसे क्या करना चाहिए, यह भी उसने बहुत अच्छे से समझ लिया था। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीता और वरुण ने अपने माँ बाप को अपने जिन सपनों के बारे में बता रखा था, आखिरकार उसने उन सपनों की नींव रखना शुरू कर दिया। महोबा जी और माखनलाल जी ने अपने बेटे के सपने को पूरा करने में उसका पूरा पूरा साथ दिया, उसका हौसला बढ़ाया और हर कदम पर उसके साथ खड़े रहे। उन्होंने अपने बेटे के लिए बैंक से लोन निकाला और उसका बिजनेस शुरू करवा दिया। अभी तक उसकी कंपनी बन ही रही थी कि उसके सामान लेने और ढूंढने के लिए उसे इधर उधर जाना पड़ता था। इसी बीच वरुण की मुलाकात एक कंपनी में काम करने वाली रोशनी नाम की लड़की से हुई, जो कि उस कंपनी में रिसेप्शन का काम करती थी। वरुण जब भी किसी काम से वहाँ के मालिक से मिलने जाता, तो उसे वहाँ पर रोशनी मिल ही जाया करती थी। रोशनी भी बातों की बहुत धनी थी। बात बनाने में वह भी एक नंबर थी। धीरे धीरे वरुण से घुलने मिलने लगी और अब वरुण, जो कि उस लड़की से उसकी दोस्ती हो गई थी, दोस्ती ऐसे ही चलती रही। वरुण ने भी इस बारे में कुछ नहीं सोचा, क्योंकि उसे तो सिर्फ अपना भविष्य संवारना था। इसीलिए इसीलिए वरुण अपने काम से अपना ध्यान भटकाना नहीं चाहता था और इसीलिए लगातार वह मेहनत करता रहा। कंपनी को आगे बढ़ाने में वरुण की बहन सृष्टि ने भी अब उसकी मदद करना शुरू कर दिया था। वरुण अक्सर अपनी डील्स फाइनल करने के लिए या प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करने के लिए उस कंपनी में आता जाता रहता था, जहां रोशनी काम करती थी। इसी बीच रोशनी ने वरुण को अपनी बातों के जाल में फंसाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रोशनी वरुण के और नज़दीक आने लगी, हर समय उससे बातचीत करती रहती और वरुण भी उसके जादू से बच नहीं पाया। थोड़े ही समय में वरुण को भी उससे बातचीत करने की आदत लग गई और धीरे धीरे उनकी वह दोस्ती कब प्यार में बदल गई, उन्हें पता भी नहीं चला। या कहिए कि वरुण को इस बारे में कुछ पता नहीं चला, क्योंकि रोशनी ने तो शायद यह सब पहले से ही सोच रखा था। ऐसे ही वरुण ने अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करना जारी रखा कि एक दिन रोशनी वरुण से बोली, वरुण, अब तुम हमारी शादी की बात अपने घर वालों से कब करोगे? तो वरुण ने रोशनी से कहा कि रोशनी, अभी मैं शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहता। सच कहूँ तो मुझे अभी और समय चाहिए। मुझे अपना भविष्य संवारना है और साथ ही अभी हम दोनों को मिले हुए कितना समय हुआ है। अभी तो एक दूसरे के बारे में हमें कितना जानना है, कितना कुछ जानना है हमें, अभी कितना कुछ समझना है। अगर इतनी जल्दबाजी की तो हो सकता है कि भविष्य में हमें पछताना पड़े। शादी जीवन भर का फैसला होता है, इसे बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। वरुण की यह बात सुनकर रोशनी भड़क गई और बोली, तुम क्या मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो?
मुझे बाकी लड़कियों की तरह मत समझना। तुम्हारी चैट्स और तुम्हारी कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं मेरे पास। रोशनी के इतना कहते ही वरुण भी तिरछी नजरों से उसकी ओर देखता हुआ बोला, होश में तो हो रोशनी, कि तुम क्या बोल रही हो? इस पर रोशनी थोड़ी धीमी आवाज में बोली, मैं मजाक नहीं कर रही। तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। इस पर वरुण ने कहा, क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? अगर तुम मुझे धमकी दे रही हो तो जो तुम्हें करना है तुम वह कर लेना। मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। और जहाँ तक बात रही फ़ोन पर बात करने की, तो न जाने मेरे कितने दोस्त हैं। उनमें से बहुत सी लड़कियां भी हैं। इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं उन सब से शादी कर लूं। और दूसरी बात, मैंने तुमसे कभी भी शादी का वादा नहीं किया। ना ही मैंने तुम्हें कभी किसी भी तरीके से तुम्हारा इस्तेमाल किया है, ना ही यह सब करने की कोशिश की है। इसीलिए मुझे धमकी देने की तो तुम कोशिश भी मत करना। रोशनी ने जब वरुण को गुस्से में देखा तो वह एकदम चुप हो गई और फिर वरुण का हाथ पकड़कर आंखों में आंसू भर लाई और बोली, वरुण, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं बस तुम्हें खोना नहीं चाहती, तुमसे दूर नहीं होना चाहती, इसीलिए यह सब कह दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो। मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहती थी। बस मैं तो तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, जिंदगी भर। यह सब बातें सुनकर वरुण भी थोड़ा नरम हो गया और बोला, वह सब ठीक है रोशनी, लेकिन आज जिस तरीके से तुमने मुझसे बात करने की कोशिश की है, यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अगर तुम्हें इतनी ही जल्दी है शादी करने की, तो किसी और से कर लो, क्योंकि मैं अभी अपनी शादी नहीं कर सकता। अभी मुझे अपनी बहन की शादी के बारे में भी सोचना है। और वैसे भी अभी मेरे ऊपर और भी जिम्मेदारी हैं। मम्मी पापा ने इतना कर्ज लेकर मुझे इतनी ऊंचाई पर बिठाया है, तो उस सब को उनके सर से हटाना भी मेरी ही जिम्मेदारी है। यह सब सुनकर रोशनी वरुण के कंधे पर सर रखकर बोली, हाँ वरुण, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। माफ़ करना मुझे, जो मैंने तुमसे ऐसे तरीके से बात की। मुझसे गलती हो गई। तुम सही कह रहे हो। तुम्हारे मम्मी पापा को तुम्हारी ज़रूरत है। और फिर अगर औलाद ही माँ बाप का साथ छोड़ दे तो ऐसी औलाद किस काम की। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हें अपना भविष्य बनाने के लिए और समय चाहिए तो ऐसा ही सही। मैं तुम्हें ज़बरदस्ती कोई भी काम करने के लिए नहीं कहूँगी। रोशनी ने वरुण से माफ़ी मांगी तो उसने भी उसे माफ़ कर दिया और वरुण अब अपने घर चला गया। इधर रोशनी गुस्से में अपने दांत पीसने लगी और फिर कुछ सोचकर उसने मुंह चढ़ाया और टेढ़ी टेढ़ी मुस्कुराकर बोली, इस बार तो तुझे छोड़ दिया, लेकिन अगली बार मैं ऐसा पत्ता फेंकूंगी कि तू चाहकर भी बच नहीं पाएगा। वरुण, अब आगे आगे देखो कि रोशनी क्या करती है। इतना कहकर रोशनी खुद ही खुद हंसने लगी, लेकिन अब वह क्या करने वाली थी, इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था। वरुण की फैक्ट्री में काम बहुत अच्छा चलने लगा। धीरे धीरे उसने अपने पिता का लोन भी चुकाना शुरू कर दिया था और आधे से ज़्यादा लोन वह चुका भी चुका था। अब वरुण से माखनलाल जी और महोबा जी ने कहा, बेटा, अब तो तूने अपना बिजनेस भी पूरा कर लिया है और तेरी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है और अब तो तू एक कामयाब व्यक्ति है। अब हमारा मानना है कि अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए। अगर तुम कहो तो हम तुम्हारे लिए लड़की देखना शुरू कर दें। अपने माता पिता की यह बात सुनकर वरुण पहले तो थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, माँ, मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं पहले सृष्टि की शादी कर दूँ, उसके बाद आप लोग मेरी शादी के बारे में सोचिएगा। यह सुनते ही सृष्टि बहुत तेज आवाज़ में अपने भैया से बोली, क्या भैया, अभी से मेरी शादी के पीछे पड़ गए? क्यों, आप मेरी शादी इतनी जल्दी क्यों करवाना चाहते हैं? गुस्से से नाक चढ़ाती हुई सृष्टि बोली तो उसे छेड़ता हुआ वरुण बोला, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तू मेरी बीवी पर अपना हुक्म चलाए। अच्छा जी, अभी तो बीवी आई भी नहीं
और अभी से इतनी तरफदारी शुरू कर दी। देख रही हो माँ अपने लाडले बेटे को, चिढ़ती हुई सृष्टि ने कहा। तो उन दोनों की यह हरकतें देखकर महोबा जी और माखनलाल जी दोनों हंसने लगे और बोले, बस कर वरुण, और कितना चिढ़ाएगा इसे। बिना बात ही यह अभी रोने लग जाएगी, फिर मनाते रहना इसे। अरे माँ, तुम तो इसमें भी अपने बेटे की ही तरफदारी करना। आप भैया को क्यों नहीं कहती कि यह मेरी शादी की बात ही ना करें। मुझे नहीं करनी है अभी शादी वादी। मैं तो अपने भैया की शादी में खूब एंजॉय करूंगी। उसके बाद अगर कभी लगा कि शादी करनी चाहिए तो देखा जाएगा, लेकिन भैया से पहले मेरी शादी के बारे में तो कोई सोचना भी मत। साफ साफ कह देती हूँ, वरना मैं मंडप छोड़कर भाग जाऊंगी। सृष्टि के इतना कहते ही सब लोग हंसने लगे और बोले, अरे बाप रे, फिर तो तुम्हें जंजीरों से बांध कर बिठाना पड़ेगा। वरुण ने जैसे ही यह कहा तो उसके मम्मी पापा और तेज हंसने लगे, लेकिन सृष्टि आंखों में आंसू भर लाई तो वरुण ने उसे चुप करते हुए कहा, अरे मेरी प्यारी बहना, तू तो इतनी सी बात पर रोने लगी। अच्छा चल चुप हो, मैं तो बस तुझे चिढ़ा रहा था, मजाक कर रहा था तेरे साथ, तू इतने में ही रो पड़ी। अच्छा ठीक है बाबा, पहले तेरी शादी नहीं होगी, अब खुश। वरुण ने अपनी बहन को चुप करते हुए कहा तो झटपट अपने आंसू पोंछकर चहकती हुई सृष्टि बोली, इसका मतलब पहले शादी आपकी होगी, है ना भैया। माँ, भैया शादी के लिए तैयार है। ये अब तो भैया की शादी होगी, कितना मजा आएगा। सृष्टि पूरे घर में उछलने कूदने लगी। अगले दिन वरुण फिर से उसी कंपनी में गया और वहां जाकर वरुण की बात जब रोशनी से हुई तो उसने रोशनी को सब कुछ बता दिया कि मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए कोई लड़की देखी है और वह उसी से मेरी शादी करना चाहते हैं। इस पर रोशनी ने वरुण को कहा कि वह जाकर अपने मम्मी पापा को उसके बारे में बता दे। अब वरुण को भी यह बात ठीक लगी और उसने अपने मम्मी पापा से इस बारे में बात की, लेकिन वरुण की बात सुनकर वे दोनों ही थोड़े से नाराज हुए और फिर कहने लगे कि बेटा, इसके बारे में तुम बात कर रहे हो, वह लड़की एक रिसेप्शनिस्ट है। साथ ही हम नहीं जानते कि वह कहाँ से है, क्या करती है, क्या परिवार है, उसके बारे में कुछ तो पता होना चाहिए। ऐसे हम किसी को भी परिवार की बहू तो नहीं बना सकते ना। वरुण ने भी मम्मी पापा से ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की और यही बात बताने के लिए उसने रोशनी को फ़ोन किया, लेकिन यह सब सुनकर रोशनी फूट फूट कर रोने लगी और वरुण को मिलने के लिए बुलाने लगी। कहने लगी कि अगर तुम नहीं आए तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। एक आखिरी बार मुझे तुमसे मिलना है वरुण। जब वह रोशनी से मिलने के लिए उसके घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके घर में कोई नहीं था और वह बस बैठकर रोए जा रही थी। वरुण ने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वह रोती रही और फिर खुद ही खुद बातें करती करती चुप हो गई और बोली, यह सब तो होना ही था वरुण। तुमने हमारे बारे में पहले ही अपने घर नहीं बताया। तुम्हें पहले ही यह सब सोचना चाहिए था और अपने घर पर मेरे बारे में बता देना चाहिए था। तो वरुण बोला, तुम परेशान मत हो रोशनी, मैं मम्मी पापा से फिर से तुम्हारे लिए बात करूँगा। मुझे उम्मीद है कि वह दोनों ज़रूर मान जाएंगे। पर उनकी यह सब बातें सुनकर रोशनी को संतुष्टि नहीं हुई। वह फिर से पूछने लगी, वरुण, अगर तुम्हारे मम्मी पापा नहीं माने तो क्या करोगे। वरुण थोड़ा चुप हो गया, फिर बोला, तुम परेशान मत हो, इसीलिए मेरे मम्मी पापा बहुत समझदार हैं, तो इसीलिए मुझे उम्मीद है कि वे तुमसे एक बार मिलेंगे तो तुम उन्हें हमारी शादी के लिए मना लोगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम वाकई में कितनी अच्छी लड़की हो। तो मेरे मम्मी पापा तुम्हारे लिए बिल्कुल मना नहीं करेंगे। और जहाँ तक बात रही इस बार मना करने की, तो तुम तो जानती ही हो कितनी समझदार हो तुम। तुम्हें समझना चाहिए कि माँ बाप अगर आप उनसे एक बार यूं ही कहते हैं
तो वे यूं ही तो नहीं मान जाते ना। उनका भी अपना डर होता है कि पता नहीं हमारी जिंदगी में कोई दूसरा इंसान कैसा आ जाए। बस यही सब सोचकर वे लोग भी डरते हैं हमारे लिए। उनको एक बार में ऐसे कैसे मना सकते हैं? पर मुझे उम्मीद है कि मेरी खुशी के लिए वह मान जाएंगे। तुम परेशान मत हो। जब कई बार वरुण ने उसे समझाया तो आखिरकार वह समझ गई और उसने अपने आंसू पोंछकर वरुण को कहा, ठीक है वरुण, कोई बात नहीं। भगवान करे कि ऐसा ही हो। अच्छा, आप बहुत लेट हो रहे हैं वरुण, तुम यहीं सो जाओ, कल सुबह चले जाना। तो वरुण बोला, कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा रोशनी, तुम घर पर अकेली हो, ऐसे रुकना ठीक नहीं। तो रोशनी बोली, अच्छा, तो कोई बात नहीं, कम से कम कुछ खा पी कर जाओ, अब इसके लिए मना मत कर देना। रोशनी ने वरुण के लिए खाना लगा दिया और दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। रोशनी ने वरुण को खाना खिलाया और खाना खाने के बाद फिर वरुण वहां से निकलने लगा। लेकिन जब वरुण वहां से निकल रहा था तो बाहर का दरवाजा खोलने से पहले ही वरुण का सर चकराने लगा। उसके सिर में दर्द होने लगा और वह लड़खड़ा कर दरवाजा खोलने से पहले ही वहां गिर पड़ा। उसे देखकर रोशनी ने वरुण को सहारा दिया और उसे उठाकर अंदर ले गई। अगली सुबह जब उनकी आंख खुली तो उसका सर बहुत भारी हो रहा था। वरुण का सर चकरा रहा था। उसने देखा रोशनी वहां साइड में बैठकर रोए जा रही थी। उसे परेशान देखकर वरुण थोड़ा सकपका गया और रोशनी से पूछने लगा कि रोशनी क्या हुआ? तुम यहाँ कैसे? मतलब मैं यहाँ कैसे? ये तुम्हारा घर है ना? मैं तो यहाँ से जा रहा था, फिर क्या हुआ? इस पर रोशनी रोती हुई वरुण से कहने लगी, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया वरुण। एक तरफ तो तुम्हारे माँ बाप हमारी शादी के लिए मानेंगे नहीं, तुमने मुझसे पहले ही मना कर दिया, और दूसरी तरफ तुमने मेरे भविष्य के बारे में एक बार नहीं सोचा। यह सब कहते हुए रोशनी रोने लगी। वरुण भी बहुत परेशान हो गया और तुरंत ही वहां से निकल गया। जैसे ही वरुण अपने घर पहुंचा तो उसके माँ और उसके पिताजी उससे कहने लगे कि बेटा वरुण, क्या हुआ वरुण? कल रात तुम कहाँ थे? घर क्यों नहीं आए? अपने माता पिता को देखकर वरुण और भी ज़्यादा परेशान सा हो गया, क्योंकि उसे फिलहाल कुछ भी समझ नहीं आया। तो इसीलिए वह वहाँ से सीधा निकल गया और अपने कमरे में चला गया। बस इतना बोला कि किसी दोस्त के यहाँ था और फिर इतना कहकर अपने कमरे में चला गया। सृष्टि ने देखा कि उसका भाई कुछ परेशान सा है। उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि परेशान होती हुई महोबा जी और माखनलाल जी जब कहने लगे कि इसे क्या हो गया, बहुत परेशान सा लग रहा है, तब सृष्टि ने उन दोनों को समझाया कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप दोनों को बस ऐसा लग रहा है, वह बिल्कुल ठीक है, बस काम का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए हो सकता है कि भैया थोड़ा परेशान हो। आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक है माँ। आप जल्दी से नाश्ता लगा दीजिए, हम दोनों ऑफिस के लिए निकलते हैं फिर। महोबा जी ने सबके लिए खाना तैयार कर दिया। वरुण भी थोड़ी ही देर में अपने कमरे से तैयार होकर निकला और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठने की बजाय सीधा बाहर गाड़ी में जाकर बैठ गया और सृष्टि को आवाज़ लगाने लगा, चलो सृष्टि, बहुत लेट हो गया है, जल्दी आ जाओ। सृष्टि ने भी जल्दी से नाश्ता खत्म किया और लंच लेकर अपने भाई के पास गाड़ी में जाकर बैठ गई और वे दोनों ऑफिस के लिए चले गए। पूरे दिन वरुण का मूड ऑफ रहा। हर समय वह किसी सोच में डूबा हुआ था। वरुण को इतना परेशान देखकर सृष्टि ने उससे पूछा कि क्या हुआ भैया, आप इतने परेशान क्यों हैं? पहले तो वह उन्हें कुछ नहीं बता पाया, लेकिन जब सृष्टि ने कई बार पूछा तो आखिरकार वरुण ने उसे सब कुछ बता दिया और वरुण यह सब बताता हुआ रोने लगा और बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं सृष्टि, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं किस मुंह से अपने मम्मी पापा का सामना करूं। रोते हुए वरुण को शांत करती हुई सृष्टि बोली, चुप हो जाइए भैया, आपने कुछ गलत नहीं किया है, और जहाँ तक बात रही उस लड़की की, तो हम नहीं जानते
कि वह सच्ची है या झूठी। हो सकता है कि यह सब उसका प्लान हो, लेकिन सृष्टि की यह बात वरुण को अच्छी नहीं लगी। वह सृष्टि से बोला कि सृष्टि, तुम खुद भी एक लड़की हो, खुद सोचो, आखिर कोई लड़की अपने ऊपर ऐसा दाग क्यों लगाना चाहेगी। सृष्टि, मैं अब उसे अकेला तो नहीं छोड़ सकता, लेकिन समझ नहीं आता मम्मी पापा से क्या कहूँ। वरुण बहुत ज्यादा परेशान था, तो सृष्टि ने उसे समझाया और आखिरकार उन दोनों ने यह डिसाइड किया कि वरुण घर आकर अपने मम्मी पापा से शादी की बात करेगा और उन्हें बताएगा कि उसने जिस लड़की को पसंद किया है वह उसी से शादी करना चाहता है, और घर वालों को उसके बाद वह रोशनी से मिलवा देगा। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। और इन दोनों ने ऐसा ही किया। घर आने के बाद वरुण ने अपनी मम्मी पापा के सामने अपनी शादी की बात छेड़ दी और रोशनी के बारे में बता दिया। इधर सृष्टि ने भी इस बात में अपने भाई का साथ दिया और बोली, मम्मी भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रोशनी बहुत अच्छी लड़की है, इस घर के लिए वह बिल्कुल ठीक रहेगी। मैंने भी उसे कई बार देखा है, क्योंकि भैया के साथ मैं भी आती जाती रहती हूँ काम से, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग उससे मिलेंगे तो आप लोगों का दिल वह ज़रूर जीत लेगी। और फिर जब भैया की खुशी इसी में है, तो हम लोगों को ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। आखिरकार जीवन तो उन्हें ही बिताना है ना। सृष्टि की यह सब बातें सुनकर माखनलाल जी और महोबा जी भी ज़्यादा कुछ ना बोले और रोशनी से मिलने के लिए तैयार हो गए। अब जबकि उसके घर वाले तैयार हो चुके थे, तो वरुण ने रोशनी से फोन पर बात की और उसे अच्छे से समझा दिया कि उसे किस तरह से व्यवहार करना है। रोशनी तो बहुत ज़्यादा खुश थी और साड़ी पहनकर अच्छे से तैयार होकर वह वरुण के मम्मी पापा से मिली और उनके सामने वह बहुत ही सीधी और संस्कारी बनकर मिली। इतनी धीमी आवाज़ में बोलने वाली, कितनी शांत स्वभाव की लड़की लगी वह उन्हें। वास्तव में उसका असल किरदार ऐसा नहीं था। आखिरकार वरुण के माता पिता को भी अब रोशनी पसंद आ गई और अपने बेटे की खुशी को देखते हुए उन्होंने भी शादी के लिए हाँ कर दी। थोड़े ही समय में रोशनी उनके घर की बहू बनकर आ गई। नई बहू के घर में आने से चारों ओर खुशी भरा माहौल था। अब तो वरुण भी खुश था, क्योंकि उसके सिर पर कोई बोझ नहीं था। वह अपने बड़े भाई की शादी में फुल एंजॉय जो करना चाहती थी, तो सृष्टि भी बहुत खुश थी। और आखिरकार ऐसा ही हुआ भी, तो खुश तो वह होती ही। धीरे धीरे दिन बीतते रहे। शुरू शुरू में तो रोशनी का व्यवहार सबको बिल्कुल ऐसा ही लगा जैसा उसने दिखाया था, जैसी वह अब तक उनके सामने बनने का नाटक करती रही। लेकिन धीरे धीरे बीतते समय के साथ रोशनी का व्यवहार महोबा जी को कुछ अजीब लगने लगा था, क्योंकि वह कई बार बोलती कुछ और ही थी और करती कुछ और ही थी। एकदम शांत स्वभाव की और धीरे धीरे बात करने वाली रोशनी कई बार बहुत छोटी सी बात पर इतना गुस्सा हो जाती कि घर में काम करने वाले नौकर पर बहुत बुरी तरह चिल्ला कर पड़ती। यह बात महोबा जी को बहुत अजीब लगती थी, लेकिन फिर वह सोच लेती कि गुस्से में कई बार इंसान अपना आपा खो बैठता है, तो हो सकता है कि इसके साथ भी ऐसा ही कुछ हो। लेकिन फिर भी वह उसे समझाती कि बेटा, हमारे घर में काम करने वाले व्यक्ति भी परिवार के सदस्य की तरह होते हैं। हमें उनके साथ बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार करने की कोशिश करनी चाहिए जैसा हम अपने परिवारजनों के साथ करते हैं। अगर कोई गलती हो जाती है तो प्यार से समझा दो। इस तरह उन पर रौब झाड़ने की क्या ज़रूरत है। लेकिन रोशनी को देखकर ऐसा लगता था कि वह उन लोगों पर रौब झाड़ना पसंद करती थी। उसे गरीब लोगों के ऊपर अपनी धौंस जमाना अच्छा लगता था, जो कि महोबा जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसके लिए उन्होंने कई बार तो समझाया, लेकिन फिर भी उसके व्यवहार में कोई खास परिवर्तन नहीं आया। दिन बीतते रहे और दिन बीतने के साथ साथ रोशनी का रईसपना और भी ज़्यादा दिखने लगा। वह अपने आप को अमीर दिखाने के चक्कर में महंगे महंगे सामान
महंगे महंगे कपड़े खरीदती और इतने महंगे महंगे कपड़े खरीद कर अपने पुराने दोस्तों के सामने अपनी शेखी बघाड़ती और बस दिखावे के लिए वह उन कपड़ों को ढंग से ज़्यादा दिन पहनती भी नहीं। अपने आप को रईस जताने के लिए वह एक कपड़े में 2 बार से ज़्यादा अपनी फ़ोटोज़ अपनी सोशल मीडिया पर नहीं डाल सकती थी, क्योंकि इससे उसे बेइज्जती महसूस होती थी। महोबा जी ने उसे एक बार कहा भी कि बेटा, तुम्हारे वार्डरोब में इतने सारे कपड़े तो हैं, फिर इतने सारे कपड़े क्यों खरीदती रहती हो? तो वह बोली कि माँ जी, अब जब हम अमीर हैं तो हमें अपने हिसाब से रहना चाहिए ना। एक ही कपड़े को साल भर घिसते रहेंगे तो और लोगों में और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा? और वैसे भी मैं इन कपड़ों को बर्बाद नहीं करती, मैं कपड़ों को बोरे में भरकर फिकवा देती हूँ। वहाँ से कोई ना कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति उठाकर ले जाता होगा। तो महोबा जी ने उसे कहा कि बेटा, अगर तुम्हें किसी ज़रूरतमंद को वह कपड़े देने हैं तो अपने हाथों से किसी गरीब व्यक्ति को दान दिया करो। ऐसे बोरे में भरकर फेंकने से कोई फ़ायदा नहीं। न जाने कौन व्यक्ति के हाथ में तुम्हारे कपड़े पड़े, वह उन्हें पहने भी या ऐसे ही धो धोकर तुम्हारे नए कपड़ों को बेच दे। इसीलिए ज़रूरतमंद लोगों की मदद किया करो तो ढंग से किया करो। अभी तक रोशनी अपनी सास की बातें सुन तो लिया करती थी, क्योंकि उसे पता था कि अभी से वह इतने पैर नहीं पसार सकती, और अगर ज़्यादा बदतमीज़ी की तो वरुण उसे एक आंख नहीं देखेगा, और अपने माँ बाप की बेइज्जती तो वरुण कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए चुपचाप अपनी सास की हर बात सुनती रहती, लेकिन करती वही जो उसका मन करता। ऐसे ही समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था कि कुछ दिनों बाद महोबा जी को पता चला कि रोशनी माँ बनने वाली है, और इस बात से घर में सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। आखिरकार घर में एक नया मेहमान जो आने वाला था। परिवार में हर एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा उत्साहित था, उनकी खुशियों का ठिकाना ही नहीं था। पर थोड़े ही दिनों बाद रोशनी ने एक बहुत प्यारे से बेटे को जन्म दिया। उस समय के दौरान महोबा जी ने अपनी बहू का बहुत ख्याल रखा। उन्होंने रोशनी को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। उसके लिए हर एक चीज़ वक्त से पहले ला कर दी, जिसका रोशनी ने नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया। अपनी ज़रूरत के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने शौक़ के हिसाब से उसने हर एक चीज़ अपनी सास से मंगवाई, और अपनी बहू की ख्वाहिश पूरी करने के लिए न सिर्फ महोबा जी बल्कि माखनलाल जी, सृष्टि और वरुण सभी बिल्कुल तैयार रहते थे, क्योंकि उसने उनके परिवार को इतनी बड़ी खुशी जो दी थी। अब तो रोशनी को भी इस घर में आए हुए काफ़ी समय बीत चुका था, तो अब तक जो रोशनी अपनी बातें कहने से थोड़ा सकुचाती थी, थोड़ा हिचकिचाती थी, वह रोशनी अब अपने मन की बातें बिल्कुल खुलकर कहने लगी। इसलिए घर में किसी को कोई परेशानी भी नहीं थी, लेकिन परेशानी थी तो उसके ज़िद्दी रवैये, उसके बदतमीज़ व्यवहार की परेशानी थी। वह अपने घर में काम करने वाली नौकरों के साथ और ज़्यादा बदतमीज़ी करने लगी। अगर किसी से कोई गलती हो जाती तो उसे दुनिया भर की बातें सुनाती, कहती कि नौकर हो, अपनी औकात में रहा करो। यह सब फिर भी अभी तक उनकी बर्दाश्त के अंदर था, लेकिन रोशनी की यह आदत घर में किसी को भी पसंद नहीं थी। लेकिन उसे कई बार टोकने पर भी जब वह नहीं सुधरी, तो अब घर के लोगों ने उसे कहना ही छोड़ दिया। थोड़े दिन बाद महोबा जी और वरुण दोनों ही अपनी एक रिश्तेदारी में शादी अटेंड करने के लिए गए हुए थे, और इधर सृष्टि को ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम होने की वजह से वह ऑफिस में ही थी। घर पर केवल रोशनी, उसके ससुर माखनलाल जी और उसका छोटा सा बेटा था। वरुण और महोबा जी अगले दिन सुबह तक वापस लौटने वाले थे, और सृष्टि ऑफिस से ही कोई मीटिंग अटेंड करने के लिए शहर से बाहर चली गई, जिसकी वजह से फिलहाल घर पर कोई नहीं था। इधर वरुण और उसकी माता जी अपने रिश्तेदार की शादी में थे कि तभी वरुण ने गौर किया, उसके फ़ोन पर रोशनी बार बार फ़ोन करे जा रही थी। अपने जानकारों के साथ होने की वजह से
वरुण ने फ़ोन नहीं उठाया और उसने फ़ोन कट कर दिया, लेकिन फिर भी बार बार रोशनी कॉल करती रही। तो वरुण ने फ़ोन उठा लिया और वरुण पूछने लगा, क्या हुआ रोशनी, क्यों बार बार फ़ोन करे जा रही हो? अरे जब एक बार कॉल कट कर दी तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि मैं बिज़ी हूँ। उसके इतना कहते ही रोशनी खुद ही जोर जोर से चिल्लाने लगी और बोली, जब मैं बार बार फोन कर रही हूँ तो फोन उठाने में जोर पड़ रहे हैं क्या? अरे इतनी समझदार तो मैं भी हूँ। जब बार बार फोन कर रही हूँ तो तुम्हें सोचना चाहिए ना कि कुछ ज़रूरी काम होगा। वरुण तुम प्लीज़ जल्दी घर आ जाओ, बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। यह सुनते ही वरुण के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और वह हड़बड़ाता हुआ बोला, क्या हुआ, क्या हुआ रोशनी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? उसके इतना पूछते ही रोशनी इस फ़ोन पर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बोली, वरुण प्लीज़ तुम जल्दी आ जाओ। आखिर ऐसा क्या हो गया जो वरुण को बार बार फ़ोन करके रोशनी बुलाना चाहती थी? जानने के लिए कहानी का दूसरा भाग बिल्कुल ना देखना भूलें। कल इसी समय तक कहानी का दूसरा भाग उपस्थित हो जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं कल कहानी के दूसरे भाग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखें।